हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे और आपकी फैमिली भी ठीक होगी। अच्छा, कल हम पढ़ रहे थे वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले फ्लेम्स। तो मैं आपको बता रहा था कि आज जो है वो बाकायदा मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जो वेल्डिंग के फ्लेम बनते किस तरह से हैं और उनमें किस तरह से डिफरेंस क्रिएट होता है जब हम किसी एक गैस को कम करते हैं या उसमें ज़्यादा करते हैं। इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल को शुरू करें, हमें सबसे पहले प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले है लेदर ग्लव्स, जो हमने दौरान वेल्डिंग के वक्त प्रैक्टिकल के दौरान में अपने हाथों की सेफ्टी के लिए हमने ग्लव्स जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। ग्लव्स के बाद है यहाँ पर मेरे पास है वेल्डिंग टॉर्च। ये वेल्डिंग टॉर्च बेसिकली कटिंग टॉर्च है। ये कटिंग टॉर्च है जो हमारे पास वेल्डिंग टॉर्च है। ये मैंने अपने सिलेंडर्स के हमारे साथ ही इंस्टॉल है, इस वजह से ये हमारे पास वेल्डिंग टॉर्च है। वेल्डिंग टॉर्च बेसिकली दो किस्म की होती है, एक होती है लो प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च और एक होती है हाई प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च। एक है हमारे पास कटिंग टॉर्च, ये कटिंग टॉर्च है, इसके ऊपर ये कटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे हम हैवी धात की कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है हमारे पास सिलेंडर कीज। इसके साथ आपने सिलेंडर को खोलना है, गैस वेल्डिंग के सिलेंडर्स को। उसके बाद है हमारे पास स्पार्क लाइटर है, जिसके साथ आपने वेल्डिंग टॉर्च को आग लगानी है। स्पार्किंग करके आप लाइटर, अगर स्पार्क लाइटर है इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना आप मैच बॉक्स के ज़रिए से या आम जो लाइटर होता है उसके ज़रिए से भी आप इसे फायर करके तो आप इसे आसानी से आग लगा सकते हैं। उसके बाद है रेगुलेटर्स के ये हैंडल्स हैं जो रेगुलेटर को खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है सेफ्टी गॉगल्स है हमारे पास। ये दौरान प्रैक्टिकल हमने अपनी आँखों की सेफ्टी के लिए ये लगानी होती है। इसके साथ ही वेल्डिंग स्क्रीन भी है, ये भी वेल्डिंग के दौरान आँखों की सेफ्टी और चेहरे की सेफ्टी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास है सेफ्टी हेलमेट्स। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी हम बालों की सेफ्टी के लिए और अपने सर की सेफ्टी के लिए पहनना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास गैस वेल्डिंग के लिए जो इस्तेमाल होने वाले, कल मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने वेल्डिंग के फ्लेम बनाने हो तो उसके लिए हमारे पास दो किस्म की गैस जो वो इस्तेमाल होती है। इसमें एक हमारे पास गैस है जिसमें जलाने वाली, जो सिर्फ जलने में मदद देती है, और एक गैस है हमारे पास जो खुद जलती है। जैसे मैंने बताया था कि एक एस्टालीन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। अब ऑक्सीजन और एस्टालीन के सबसे पहले हम सीखते हैं कि ऑक्सीजन और एस्टालीन के सिलेंडर में डिफरेंस क्या होता है। ऑक्सीजन और एस्टालीन के सिलेंडर में सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक वॉल्यूम है। ये अगर आप यहाँ पर भाई कैमरामैन अगर आपको क्रॉस करके दिखा सके तो दोनों की हाइट्स अगर आप देखें, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसकी हाइट ज़्यादा है बनिस्बत एस्टालीन के सिलेंडर के। यानी कि एक तो आप इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारे पास सिलेंडर जो है, ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो कद में बड़ा होता है और एस्टालीन का जो सिलेंडर है वो हाइट में उससे छोटा होगा। दूसरी इसकी पहचान होती है कि जो एस्टालीन का सिलेंडर होता है उस पर अमूमन रेड कलर या ब्राउन कलर का वो सारा आपको नजर आएगा, और जो हमारे पास होता है ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसका जो कलर होता है वो या तो आपको वाइट मिलेगा या यहाँ पे आपको ग्रीन कलर वो मेंशन किया होगा, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर है और ये हमारा एस्टालीन का सिलेंडर है। नंबर 3 जो पहचान सबसे अहम है वो ये होती है कि आपको सिलेंडर की जो फिटिंग है उस फिटिंग से अंदाजा हम लगा लेते हैं कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, बेसिकली ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो चूड़ियाँ होती हैं या जो फिटिंग होती है वो सीधे हाथ होती है, यानी कि ये सीधे हाथ में खुलता है, यानी कि क्लॉकवाइज खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज बंद होगा। जबकि एस्टालीन का जो सिलेंडर है ये इसके ऑपोजिट काम करता है, यानी कि ये उल्टे हाथ खुलता है और सीधे हाथ
बंद होता है। यानी कि ये 3 किस्म की पहचान है जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर या हमारे पास एस्टालीन का सिलेंडर किस तरह से है। इससे बड़ी सबसे एक और पहचान है इसके ऊपर लगे हुए रेगुलेटर्स। अगर आप रेगुलेटर्स देखें तो हमारे पास ये एक रेगुलेटर होता है जो सिलेंडर के ऊपर हम फिट करते हैं, इसे कहते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर के ऊपर आपको 2 किस्म की गेजेस नजर आ रही हैं। ये प्रेशर गेजेस होती हैं जिन्हें हम बार में भी और PSIG के अंदर भी हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। PSIG बेसिकली एब्रिविएशन होती है पाउंड स्क्वायर इंच ऑफ गेज, यानी कि ये प्रेशर की एक इकाई है जिसमें हम प्रेशर को मेजर करते हैं। और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसमें याद रखना अपने 2000 से 2200 पाउंड प्रेशर होता है और एस्टालीन के सिलेंडर के अंदर 180 पाउंड से लेकर 200 पाउंड तक इसके अंदर प्रेशर होता है, क्योंकि ये धमाके से फटने वाली गैस होती है, ब्लास्ट गैस होती है, जलने वाली गैस होती है, इसलिए इसका प्रेशर कम होता है बानिस्बत ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन क्योंकि जलाने में मदद देती है इसलिए ऑक्सीजन गैस का प्रेशर ज्यादा होता है। अब अगर आप देखें तो रेगुलेटर के ऊपर ये आपको 2 गेजेस जो नजर आ रही हैं, ये दोनों गेजेस का काम भी मुख्तलिफ होता है। इसमें से एक गेज होती है वो इंटरनल प्रेशर हमें बता दी होती है और एक गेज होती है जो हमें एक्सटर्नल प्रेशर बता दी होती है। इंटरनल प्रेशर मीन यानी कि जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में या एस्टालीन के सिलेंडर में जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट हम उस वक्त करते हैं, मेजर उस वक्त करते हैं जब गेज हमें वो प्रेशर बताती है। यानी कि जितना प्रेशर सिलेंडर के अंदर होगा, अगर 200 पाउंड है या 200 पाउंड से कम हो गया प्रेशर तो गेज हमें बता देगी कि इसके ऊपर इतना प्रेशर मौजूद है। जबकि एक जो प्रेशर गेज है इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर हम होज के जरिए से वेल्डिंग पार्ट्स तक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज बोला है होज। होज बेसिकली इस ट्यूब को कहते हैं जिसमें से गैसेस जो है वो वेल्डिंग टॉर्च तक आ रही होती है और ये हमारे पास वेल्डिंग टॉर्च है। अगर आप वेल्डिंग टॉर्च को देखें तो वेल्डिंग टॉर्च के अंदर ये इसके आगे एक नोजल लगी होती है जो आप मुख्तलिफ एंगल्स में मुख्तलिफ पैमाइश में अवेलेबल होती हैं कि आप अगर हाई प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नोजल हाई प्रेशर वाली लगा सकते हैं, अगर लो प्रेशर है तो फिर आप नोजल चेंज भी कर सकते हैं। ये यानी कि पोर्टेबल नोजल होती है इसके आगे। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको 2 रेगुलेटर वाल्व नजर आएंगे जो आप सिलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इससे गैस को सिलेंडर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आप जो है वो वेल्डिंग टॉर्च के ज़रिए से ही इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे हाथ में एक इसका कंट्रोल होता है, वेल्डिंग टॉर्च के ज़रिए से हम गैस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमने कल पढ़ा था वेल्डिंग फ्लेम्स, कि वेल्डिंग फ्लेम्स कितनी किस्म के होते हैं। मैंने कल आपको बताया कि 3 किस्म के वेल्डिंग फ्लेम्स होते हैं, जिसमें हमने सीखा एक होता है न्यूट्रल फ्लेम, एक होता है रिड्यूसिंग फ्लेम या कार्बोडाइजिंग फ्लेम और तीसरा होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल फ्लेम ऐसा फ्लेम होता है जिसमें ऑक्सीजन और एस्टालीन की मिकदार जो होती है वो दोनों गैसेस की मिकदार जो है वो बराबर होती है। जबकि रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर या कार्बोडाइजिंग फ्लेम के अंदर हमने ये बात सीखी थी कि इसके अंदर एस्टालीन की मिकदार ज़्यादा और ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम होती है। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमारे पास ऐसा फ्लेम होता है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है और एस्टालीन की मिकदार कम है। आज हम बाकायदा प्रैक्टिकली इन फ्लेम्स को बनाकर सीखते हैं कि क्या ऑक्सीजन या एस्टालीन की मिकदार को कम करने से या ज़्यादा करने से इन पर केमिकली क्या चेंजेस आती हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि कोई कॉपर की ट्यूब को या ब्रेजिंग की ट्यूब को भी हम वेल्ड करके बाकायदा देखें
कि किस तरह से वेल्डिंग करने के बाद हम परमानेंट वेल्डिंग के अंदर गैस वेल्डिंग को यूज़ करते हुए देखेंगे कि किस तरह से हम कॉपर का टांका या वेल्डिंग का टांका जो है वो प्रॉपर तौर पे लगा सकते हैं। तो आई होप आप मेरे साथ साथ रहिएगा। तो अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, अभी हम बाकायदा आपको आज फ्लेम बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से न्यूट्रल फ्लेम बनाया जाता है और कार्बोडाइजिंग फ्लेम किस तरह से बनता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किस तरह से बनाता है। सबसे पहले तो आपने सिलेंडर्स को ओपन करना है। याद रखना है कि सिलेंडर्स को ओपन करने से पहले आपका जो रेगुलेटर है वो फुली तौर पे बैक सीटेड हो। बैक सीटेड का मतलब होता है कि यानी कि खुला हुआ हो और ये इस तरह से। उसके बाद आपने सिलेंडर की मदद से सिलेंडर को खोलना। ये सिलेंडर को खोल दिया। अब देखें जैसे ही हमने सिलेंडर को खोला है तो इंटरनल गेज ने सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हमें बता दिया है कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो तकरीबन जो है वो 1000 से ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद आपने रेगुलेटर को घुमाना है। इसके स्पिंडल को आप टाइट कर दें, क्लॉकवाइज आप इसे टाइट करते जाएंगे तो आपको गेज के अंदर प्रेशर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ओके, यहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आपने डीए के सिलेंडर को या एस्टालीन के सिलेंडर को खोल देगा। ठीक है। याद रखना है कि जब आपने पहले जो सिलेंडर है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर खोलना है और बाद में आपने एस्टालीन का सिलेंडर खोलना है। इसी तरह आप एस्टालीन का सिलेंडर खोलेंगे। ये जैसे ही आप एस्टालीन का सिलेंडर खोलेंगे तो गैस गेज के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद इसी तरह इसके स्पिंडल को भी आप टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद आप जो है वो गैस आपके वेल्डिंग टॉर्च तक पहुंच जाएगी। अगर आपके पास डीए का सिलेंडर ना हो तो आपको मैंने कल भी बताया था कि आप इसके साथ कोई भी एलपीजी गैस या कोई भी आप आम घरों में इस्तेमाल होने वाली जो सुई गैस है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ऐसी गैस जो जलने में मदद दे, आप उस गैस को बतौर वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास भी यहाँ पर दोनों ही सिलेंडर मौजूद है। एस्टालीन का सिलेंडर भी मौजूद है और हमारे पास आम फॉरेन गैस का सिलेंडर भी मौजूद है। हमने यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास एस्टालीन मौजूद नहीं होती, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर या फॉरेन गैस सिलेंडर के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसको भी आप खोलेंगे तो यहाँ से आप प्रेशर देख लेंगे कि गैस का प्रेशर रिलीज हो रहा है। इसके बाद आपने अपने सर के ऊपर हेलमेट डाल लेना है। हेलमेट डाल के आपने सेफ्टी गॉगल्स को अपनी आंखों के ऊपर रख लेना है और उसके बाद आपने अपने हाथों में सेफ्टी जो ग्लव्स हैं उनको आपने सेफ्टी के तौर पे पहन लेना है। ये इस तरह से। ठीक है। उसके बाद आप बाकायदा जो है इसको आपने वेल्डिंग टार्च को जलाना है। वेल्डिंग टार्च को जलाने के लिए याद रखना है कि सबसे पहले आपने एस्टालीन गैस को खोलना है और खोलने के थोड़ी सी आप इस गैस को खोलेंगे तो आपने ये देखें जी, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एस्टालीन गैस को खोलना है। जैसे ही आप एस्टालीन गैस को खोलेंगे तो वेल्डिंग टार्च आपको एक फ्लेम या एक शोले की शक्ल में, जलने की शक्ल में नजर आ जाएगी। उसके बाद आहिस्ता से आपने इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन को ऐड करना है। ये अब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली यहाँ पर फ्लेम्स के बारे में
कि फ्लेम्स, मैंने आपको बताया था कि फ्लेम्स जो होते हैं वो 3 किस्म के फ्लेम्स होते हैं। पहला जो फ्लेम हम डिस्कस करेंगे आज वो होता है हमारे पास न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऐसा फ्लेम होता है जिसमें ऑक्सीजन और एस्टालीन दोनों गैसेस की मिकदार जो है वो बराबर होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 किस्म की कोन्स होती हैं, एक होती है हमारे पास इनर कोन और एक होती है हमारे पास आउटर कोन। इनर कोन मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल वाइट कलर की होती है जो दरमियान में छोटी होती है, और जो आउटर कोन होती है इसका फ्लेम जो होता है, शोला जो होता है, इसका रंग जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये अगर आप देखें तो हमारे पास ये देखें ये फ्लेम इस तरह से बनता जाएगा। ठीक है, इसमें ये आपको टोटल ही ब्लू, ऊपर से ब्लू कलर नजर आ रहा है सारा आपको। yes, ठीक है, और इसमें ये जो छोटी सी कोन बन रही है अंदर एक इंटरनल कोन, ये वाइट कलर की है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अब इस यहाँ पर इस फ्लेम के अंदर दोनों गैसेस की जो मिकदार है वो हमने बराबर कर दी हुई है। अगर आप इसके अंदर एस्टालीन को बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन को कम करते हैं, ये देखें मैं आपको बता रहा था कल भी कि हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एक फ्लेम होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मैंने बताया था कि ऐसा फ्लेम होता है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है और एस्टालीन की मिकदार कम होती है। ये मैं आपको बता रहा था कि इसमें बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा जो होता है इसके अंदर लाउड होता है। ये देखें शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन की मिकदार हमने ज्यादा कर दी है और एस्टालीन की मिकदार जो है वो बहुत ही हमने कम कर दी है। इस वजह से ये जो फ्लेम है ये बेसिकली फ्लेम जो है ये शोर भी ज्यादा करता है, और ये हम उस वक्त फ्लेम बनाते हैं जब हमने किसी ट्यूब को या किसी मटेरियल की ब्रेजिंग करनी होती है। ठीक है, वेल्डिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि वेल्डिंग करने के लिए हम हमारे पास जो है हर वो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं जिस किस्म की हमारे पास धात होती है, तो उसमें हम कॉपर का रॉड यूज कर सकते हैं, उसके साथ हम ब्रेजिंग करने के लिए उसके साथ पीतल का रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं, और पीतल के रॉड और कॉपर के रॉड के साथ फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कार्बन कम से कम बने और टांका जो है वो हमारा जो है वो मजबूत हो। ठीक है, अब ये देखें ये हमारा जो फ्लेम है ये कौन सा फ्लेम है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। अब अगर इसी के अंदर मैं एस्टालीन की मिकदार को कम कर देता हूँ, तो सॉरी ऑक्सीजन की मिकदार कम कर देता हूँ इसमें, और इसमें मैं एस्टालीन को बढ़ा देता हूँ, तो ये देखें इसको अगर आप देखें तो मैंने आपको सिखाया था कि इसमें 3 कलर्स आपको नजर आएंगे। आपको एक दरमियान में इनर कोन है जिसका कलर व्हाइट है, एक आपको आउटर कोन नजर आ रही है जिसका जो कलर है वो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, लेकिन एक इसके इंटरमीडिएट के अंदर भी एक कोन नजर आ रही है जो ऑरेंजी कलर की है। यानी कि ये ऐसा फ्लेम है अगर आपने लेड को या हाई कार्बन के जो मटेरियल्स हैं उनको अगर आप वेल्ड करना हो तो उसके लिए हम रिड्यूसिंग फ्लेम या कार्बोडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स के अंदर ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर की ट्यूब्स या स्टील की ट्यूब्स। कॉपर और स्टील के लिए मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि कॉपर और स्टील के लिए हमने कौन सा फ्लेम बनाना होता है, न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम वो फ्लेम होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन और एस्टालीन की मिकदार जो है दोनों की वो बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इन दोनों गैसेस का बराबर करके ये देखें तो हम बाकायदा जो है अभी आपको एक वेल्डिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एक दफ़ा दोबारा आप देखें ज़रा किस तरह से वेल्डिंग टार्च को जला